जब मर्जी तबे मॉर्निंग बोल दीजिए। ये कुछ होता है वैसे नियम का होता है कि समोक 7 बजे गुड मॉर्निंग, 9 बजे रतियों में गुड मॉर्निंग। देखिए चलिए हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 8वां चैप्टर है आपके सिलेबस का, एलटी के एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें पढ़ना आपको क्या है? बोर मॉडल, दूसरा है क्वांटम नंबर, और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलिए क्वांटम नंबर ये सब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में ही आते हैं। कुछ चीज़ें अब आपको अपने से पढ़नी है, उसको आप एक बार बुक से रीडिंग हल्की फुल्की कर लीजिएगा, और अगर सिलेबस के अनुसार ही सवाल आए तो जो सिलेबस में इन्होंने दिया है उतना ही हम पढ़ा दे रहे हैं ना। इन्हीं से ना, हाँ, उस सिलेबस को स्ट्रिक्टली रहेंगे क्योंकि मामला बहुत कोर्ट कचहरी जाने लगा है ना, तो अब सिलेबस के बाहर ये नहीं जाएंगे, ऐसी संभावना कम है। आते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। मिटा दें। बोर्स एटॉमिक मॉडल, पहला टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। देखिए ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी कुछ खिलाने पिलाने की बशर्त का बात माने भाई, नहीं तो हमारा इंटरनेट खराब होने जा रहा है। इनऑर्गेनिक वो हमारा वाईफाई जवाब देने वाला है। ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी 5-5 रुपये कम से कम दान करें, नहीं तो जा रहा है फिर वाईफाई। देखिए दीपचंद क्या करें? क्या सुबह पैसा वसूल के लेके भाग गए हैं, और मिठाई कहाँ से खिलाएंगे? चलिए देखते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हमारा वाईफाई भी जोमेटो से जा रहा है। देखिए ये बोर का जो परमाणु मॉडल है, यह फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है, पहला ऐसा एटॉमिक मॉडल है जो प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, यानी कि अगर फर्स्ट कह देंगे तो आप इसी को प्रथम परमाणु मॉडल मानेंगे। ये फर्स्ट परमाणु मॉडल नहीं है, बल्कि क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह परमाणु मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इसके पहले के जो परमाणु मॉडल थे वो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित नहीं थे। तो हम कहें यह परमाणु मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन,
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यह परमाणु मॉडल प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। अतः इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। दस कॉल, इस प्रकार हम इसको कहते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, इसे परमाणु का क्वांटम या क्वांटाइज्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है ना? यह है परमाणु मॉडल, हिंदी लिख लीजिए। यह परमाणु मॉडल प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। आधारित है। अतः इसको परमाणु का क्वांटम मॉडल कहा जाता है। क्वांटम मॉडल ही कहा जाता है। देखिए, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी, यद्यपि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बोर से ही आपको स्टार्ट करना है, लेकिन कमियां जो थी उन पे थोड़ी चर्चा कर देते हैं। आप किताब से देख लीजिएगा। पहली कमी ये थी कि रदरफोर्ड के अनुसार एक न एक दिन परमाणु को नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन परमाणु नाभिक में गिरता नहीं है। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार परमाणु जो है अनस्टेबल होना चाहिए, एक न एक दिन इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। दूसरा, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, परमाणु स्पेक्ट्रा, वो सतत होना चाहिए, लेकिन वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणु से मिलता है। तो दो चीज़ें, एक तो परमाणु को अनस्टेबल होना चाहिए रदरफोर्ड के अनुसार, लेकिन परमाणु स्टेबल होता है, स्थायी होता है। दूसरा, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु से सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये दो मुख्य कमियां थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की व्याख्या करने के क्रम में बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक नई कक्षा, जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट, स्थिर कक्षा कहते हैं, की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है ना? उन्होंने एक कक्षा बताई, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कही तो अगला पॉइंट, स्टेशनरी ऑर्बिट की अवधारणा किसने दिया था? बोर ने। ध्यान देंगे, दीर्घवृत्तीय कक्षा की अवधारणा किसने दिया था? सोमरफील्ड में। यद्यपि आपके सिलेबस में इसमें तो है नहीं, लेकिन टीजीटी के सिलेबस में है और उस पर एक सवाल भी पूछा गया है, दीर्घवृत्तीय कक्षा की अवधारणा किसने दिया था? टीजीटी का सवाल है तो सोमरफील्ड ने। एलटी का सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, फिर हम आपको टीजीटी का सिलेबस पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा जो है फिर से पढ़ा देंगे, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है? आप लोग जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, एलटी, टीजीटी, पीजीटी सारे एग्जाम ना हो जाए, इलाहाबाद छोड़ के भागिएगा मत। ठीक है ना? नहीं तो हम ऑनलाइन फिर लाइव बंद कर देंगे। और फिर देखिए अगला पॉइंट, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन
The drawbacks of Rutherford's atomic model. In order to explain the drawbacks of Rutherford atomic model, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की व्याख्या करने के लिए बोर ऑन द किसके आधार पर, बेसिस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रोपोज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट की एक नई अवधारणा प्रस्तुत किया, ठीक है। हाँ बेटा, हम तुमको पहचाने हैं, कल तुम क्लास लेना तो जोमेटो वाला जो आ रहा है ना, तब बताते हैं। आओ, तुम्हारी जो दुश्मन लड़कियां हैं ना, उनको हम बता देंगे, कल तुमको आते ही पिटाई तुम्हारी करवाएंगे। हाँ, आज दोनों नहीं आई है। हाँ, अरे क्लास की बच्चियां हैं, हम सबको पहचान जाते हैं इसमें नाम देख के। देखा जाए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों की व्याख्या करने, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों की व्याख्या करने के क्रम में बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर स्थिर कक्षाओं की स्थिर कक्षा की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, नोट करिए। हाँ हाँ, आओ, उन्हीं डर से नहीं आया, जहरीला बोलोगे घर से। हाँ, पलक शुक्ला ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन वालों को बताते हैं, सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने पुराने बूढ़े छात्र हैं सब ऑनलाइन जुड़े हैं। बेटा दे, जब इस समय जो पुराने हैं, जब ये नए आए थे तो हम इनके पहले वालों को पुराने छात्र कहते थे, तो लोग बड़े खुश होते थे। ये नहीं सोचते थे कि साल भर बाद हम भी पुराने हो जाएंगे तो यही बात हमको भी कही जाएगी। हाँ? चलिए देखते हैं अगला।
इनका कहना क्या है? बोर का कहना है कि नाभिक के बाहर ढेर सारी वृत्तीय कक्षाएं, रदरफोर्ड ने जिसे वृत्तीय कक्षा कहा था, बोर ने उसी को ऑर्बिट नाम दिया था, ठीक है। और आगे जो है इसी ऑर्बिट को ऑर्बिटल नाम दिया गया है वेव, यानी कि जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसमें। तो देखते हैं, बोर ने कहा कि नाभिक के बाहर ढेर सारे ऑर्बिट तो संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में नाभिक की परिक्रमा करता है जिसका कोणीय संवेग h/2π होता है या उसका पूर्ण गुणक होता है, यानी 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π इस तरह से होता है। अगला इन्होंने कहा कि जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π या उसका मल्टीपल होता है वही ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब तक उन ऑर्बिट्स में चलता है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट, इन्होंने बताया यद्यपि दो देयर आर numerous orbit around the nucleus, around the nucleus, but electron revolve in those orbits whose angular momentum is h/2π और इट्स मल्टीपल, ठीक है। हिंदी वर्जन, नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं होती हैं, नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, नाभिक की परिक्रमा करते हैं, जिनका कोणीय संवेग h/2π या इसका पूर्ण गुणक होता है, ठीक है।
एक से एक सब लॉलीपॉप हमको दे रहे हैं ना, एक से एक। जब कल इंटरनेट बंद हो जाएगा मेरा तब समझ में आएगा, तब वैसे हम पढ़ा देंगे जब, तब समझ में आएगा सबको, जो घर से लालच दे रहे हैं। क्या भरोसा, किसी नहीं बंद हो जाता, 2 दिन बंद हो जाता है। अब दीपावली में बंद हो जाएगा 4 दिन, तो हम थोड़ी अब इंतज़ार करेंगे कि आओ बंद हुए तब हम क्लास लें। हम तो पढ़ाते रहेंगे, हमारी ऑफलाइन क्लास कहाँ बंद है, 2 बजे उबे करेंगे, हम पढ़ाएंगे। समझ में आ जाएगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। जब दीपावली के बाद आएंगे और हम लिखेंगे आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, तब समझ में आएगा, चक्कर आएगा ये क्या हुआ ना। हम अपने कॉलेज में ऐसे कोर्स ख़त्म करते हैं, जिस दिन क्लास में कोई बच्चा नहीं आता, जैसे अब कल हमारा कॉलेज खुला है, लेकिन अगर बच्चे आज तक भाग गए घर, कल कोई नहीं आया, 1-2 ठो आए थे, मान लीजिए 10-5 आए थे, वो भागे लंच के बाद, और 5वीं क्लास में हम गए, कोई बच्चा नहीं आया, तो उस दिन 2 चैप्टर समाप्त। अगले दिन जब दीपावली बाद खुलेगा कॉलेज, जब जाएंगे तो तीसरे चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, सर कहेंगे अरे सर 2 तो मैंने ख़त्म कर दिया, तो लोग आए नहीं थे, तीसरा चैप्टर। वैसे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा और आवर्त सारणी की अंतिम हेडिंग पड़ेगी, तब समझ में आएगा बच्चा अभी नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करता है जिनका कोणीय संवेग h/2π या उसका पूर्ण गुणक होता है। जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग, अच्छा मिटा दी इसको, देखिए यहीं पे एक पॉइंट और बता दें, टीजीटी में पूछा गया है, जैसे हर कक्षा का अपना, पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, इसका कोणीय संवेग क्या होता है h/2π, इसका कोणीय संवेग क्या होगा 2h/2π, इसका होगा 3h/2π, इसका होगा 4h/2π, इसका होगा 5h/2π, ये सब होता है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे कोणीय संवेग का मान बढ़ता जाता है, किंतु 2 क्रमागत कक्षाओं के कोणीय संवेग का अंतर, इसमें से इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा h/2π, यही पूछा गया है टीजीटी है। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, तो फिर h/2π, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर h/2π, अंतर वही रहता है, ठीक है ना। तो यही टीजीटी का सवाल है। अब किस साल पूछा है मुझे नहीं ख्याल है, टीजीटी अभी एक एग्जाम पीछे पूछा गया है, 21 में। हाँ, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये जो स्टेशन, ये जो कक्षाएं हैं, इनका कोणीय संवेग बढ़ता है, लेकिन 2 क्रमागत, एक के बाद एक अंतर ना हो। 2 क्रमागत कक्षाओं के कोणीय संवेग का अंतर नियत होता है, जो कि h/2π के बराबर होता है। तो लिख लीजिए, नाभिक से दूर जाने पर, इसको बना लीजिए, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस, बट 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम between 2 successive orbits
orbits remains same, which is h/2 ठीक है, समान बना रहता है जो कि है h/2 h/2 ठीक है, बढ़िया सा लिख लीजिए, याद रखिएगा। ये TGT 2021 का सवाल है, TGT का सवाल। ग्यारह है, कोई बात नहीं। अब आप लोग ऑनलाइन वालों को हम ऐसे सुना बताएंगे ना, उल्टा सीधा। ऑफलाइन वालों को हम सही सही लिखा रहे हैं, ऑनलाइन वालों को हम ऐसे आधा, अभी माइक ऑफ करके इन लोगों को हम सही सही लिखा देंगे, ऑनलाइन वाले वैसे अपना जो बोलेंगे वही सुनेंगे। झांसा पट्टी देंगे तो क्या होगा। हिंदी लिख लीजिए, मिटा दे। नाभिक से दूर जाने पर कक्षा का कोणीय संवेग बढ़ता है। नाभिक से दूर जाने पर, नाभिक से दूर जाने पर कक्षा का कोणीय संवेग बढ़ता है। किन दो क्रमागत कक्षाओं के कोणीय संवेग का अंतर सदैव समान रहता है, जो कि h/2 होता है, ठीक ना, h/2। अब देखिए, जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग NH/2 ठीक है, n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो जाएगा, तो NH/2 के बराबर होता है, उन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में नाभिक की परिक्रमा करता है, कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, एनर्जी का कभी इमिशन नहीं करता है, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, ऑर्बिट्स विद एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट्स विद एंगुलर मोमेंटम कितना, NH/2 are called stationary orbit, and electron while revolving in an stationary orbit never emit
एमिट एनर्जी। ठीक है, तो इसी दीपावली में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दें ऑनलाइन पढ़ा के, हैं? करते हैं, जुड़ेंगे सब लोग। चलिए इसी वाली में जाएंगे। हिंदी वर्जन देखिए। जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग, ताकि दीपावली बाद आइए तो हम आवर्त सारणी शुरू करें। कोणीय संवेग, संवेग NH/2π होता है, उन्हें स्थिर कक्षा कहते हैं। उन्हें स्थिर कक्षा कहते हैं। तथा जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थिर कक्षा में, एक स्थिर कक्षा में रहता है, परिक्रमा करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे इनका कहना है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तब करता है जब, मिटा दे नीचे ना, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है। ठीक है, जैसे एक ये ऑर्बिट है, ये अगला ऑर्बिट है, इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π है, इसका मान ले 3h/2π है या 2h/2π है। इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ है, परिक्रमा कर रहा है, एनर्जी नहीं निकालेगा। ये तब एनर्जी का उत्सर्जन करेगा जब यहाँ से यहाँ आएगा, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे में आएगा। कितनी एनर्जी निकालेगा? दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है, दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसी को यह जो है विकिरण के रूप में बाहर निकालता है। ठीक है ना, जितना डिफरेंस है दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का, उसी को ये विकिरण के रूप में बाहर निकाल देता, hc/λ या h। क्लियर है ना? जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, कभी एनर्जी नहीं निकालेगा। जब इससे इसमें आएगा तो एनर्जी निकालेगा, इससे इसमें जाएगा तो एनर्जी लेगा। दोनों का जितना अंतर है उतनी एनर्जी निकाल देता है। तो अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन तब करता है जब वह एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाता है। इलेक्ट्रॉन emit energy when jumps from, इलेक्ट्रॉन emit energy when it jumps from one stationary orbit to another। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तब करता है जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे में जाता है। जब तक किसी एक में रहेगा एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करेगा।
इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तब करता है, उत्सर्जन तब करता है, तब करता है जब वह एक स्टेशनरी ऑर्बिट, एक स्थिर कक्षा से दूसरी स्थिर कक्षा में जाता है। ठीक ना? जब वह एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है। आगे इनका कहना है जिस प्रकार से एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। मिटा दे। जिस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज होती है उसी तरह से उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। आगे लाइक एनर्जी, एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू होता है NH/2π। जहाँ n की वैल्यू, जहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की त्रिज्या, ऑर्बिट, ऑर्बिट की त्रिज्या है, और h/2π, h/2π ये s क्रॉस के बराबर होता है जिसे रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। h/2π इसको s क्रॉस कहते हैं, इसको रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है नीचे 1.055 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक ना, जूल सेकेंड, इतना जूल सेकेंड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ बेटा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन हो गया है BSc किए? हाँ, 2 साल हो गए। चलो पढ़ोगे एक बार 2 बार तो सब सही हो जाएगा। अब ना जाना घर पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही, बहुत सही किया। हड़का तो सास को फ़ोन से, हमारे फ़ोन से हड़का दो, तो ऐसी तैसी ना, अच्छे हैं।
तब 3 साल का समय मांग लो, पर 2 साल में पढ़ोगे तो नौकरी मिल जाएगी। अब इधर 2 साल में सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, 26-27 तक, 27-26 के लास्ट तक सारे विज्ञापन, सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, इसी में नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो फिर 8 साल 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, अगला 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, आएंगे तो हम पहचान पे नहीं करेंगे। अरे आधे बच्चे अंकल जी कहेंगे क्लास के। चलिए, ये पहले ऐसा नहीं था। इधर कुछ सालों से, 8-10 सालों से पिछले वैकेंसियां जो है एकदम जैसे वो हो गई। लोग एक चुनावी मुद्दा उसके में देखने लगे कि चुनाव आएगा तो विज्ञापन निकालेंगे, भर्ती करेंगे। बेरोजगारी बढ़ती गई तो इसकी मार्केटिंग होती गई। पिछले 10 सालों से, 10-12 साल से, पिछली सरकार जब समाजवादी की थी तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ लोग धरना प्रदर्शन बैठे थे और बड़ी मुश्किल से फिर आयोग गठित हुआ, उन्होंने कराना शुरू किया, तब तक वो हट गए, आ गए और बंटाधार कर दिए। और पिछले हमें लगता है 10-12 सालों से ये स्थिति गड़बड़ाई है। उधर बड़ा सही था, बेटा दे। देखते हैं अगला। अब हम आते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की त्रिज्या। रेडियस, इसका हिंदी लिखा दिए थे ना? हैं? नहीं लिखाए थे? अच्छा, हो जाएगा। एक पहली लाइन का लिखा देते हैं, ऊर्जा की तरह, लाइक एनर्जी, बाकी तो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, संवेग भी क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। ठीक है ना? बाकी का नीचे फार्मूला ही है, उसके नीचे फार्मूला लिखाया है और कौन क्या व्यक्त करता है। कोणीय संवेग, दुबे जी कहाँ भाग गए हो? NH/2π। इनके नाम क्या है, यानी कौन क्या व्यक्त करता है, ये लिखा चुके हैं। ठीक है ना? आगे अब देखते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की त्रिज्या। देखिए ऑर्बिट क्या है। नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का एक वृत्तीय पथ होता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ होता है, 2 डायमेंशनल है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय पथ 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं। क्या कहलाता है? ऑर्बिट। नाभिक के बाहर जिस पर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का 2 डायमेंशनल यानी वृत्तीय पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करता है, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है?
नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ, 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच ऑर्बिट is 2 dimensional path of electron path around the nucleus, 2 dimensional circular path, circular वृत्तीय पथ path around the nucleus, on which electron revolve। ठीक है, ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ है, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चलता है। हिंदी लिख लीजिए। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का 2 डायमेंशनल वृत्तीय पथ, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का 2 डायमेंशनल क्या कहेंगे, द्विविम, वृत्तीय पथ। आधे लोग हिंदियों नहीं जानते होंगे 2 डायमेंशनल का पथ, जिस पर इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करता है, ऑर्बिट कहलाता है, ऑर्बिट। हाँ, कक्षक इसको कहते हैं, नहीं कक्षा, कक्षक तो ऑर्बिटल होता है, कक्षा। कक्षक तो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट को कक्षा। ठीक है, यह जो है, जो वर्तमान परमाणु मॉडल है उसमें जो विभिन्न कोष है उसी को ऑर्बिट, वही ऑर्बिट थे, ठीक है ना। जो बोर के परमाणु मॉडल में जिन्हें ऑर्बिट कहा गया, आधुनिक परमाणु मॉडल में उसी को हम कोष कहते हैं, शेल कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी के संगत यह होता है। एक लाइन लिख लीजिए, ऑर्बिट करेस्पॉन्ड टू द सेल या मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट लिख दिए थे ना, हिंदी आप लोग लिख लिए थे। अच्छा, ऑर्बिट करेस्पॉन्ड्स टू द, इंग्लिश तो पहले लिख दिए थे हम। ऑर्बिट करेस्पॉन्ड्स टू द सेल और मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट करेस्पॉन्ड्स to the cell or main energy level of electron। ऑर्बिट यानी कक्षा, इलेक्ट्रॉन के कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर के संगत होता है।
उसी को करेस्पॉन्ड करता है। जो मुख्य ऊर्जा स्तर है इन दिनों इलेक्ट्रॉन का, या जो मुख्य कोष है, वही ऑर्बिट कहलाता था। ठीक है ना। तो ऑर्बिट जो है वो मुख्य ऊर्जा स्तर ही है। देखिए हृदय नारायण का प्रश्न है कि दीपावली की छुट्टी कब तक है। अभी कल से तो छुट्टी कर रहे हैं, फिर एक आध दिन में मैसेज करेंगे कब तक रहेगी। अभी शायद वैसे दीपावली कब है, 20 को, 21 को परेवा रहता है। दीपावली के ठीक अगले दिन सारी चीज़ें बंद रहती हैं। सुने 22 को भैया दूज है, कुछ जगह मनाया जाता है बहुत तगड़ा। भाई दूज 23 को है और 21 को हाँ 21 हाँ हाँ 23 को भाई दूज है। तो 23 तक हमें लगता है अब संभवतः बंद रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी, आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। एक आध चैप्टर ऑनलाइन निपटा देंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। इसी पे पढ़ाएंगे, सब लोग जुड़ जाइएगा। अगला देखिए, समय हम बता देंगे, घर से ही पढ़ना है आप लोगों को। हाँ कल से छुट्टी है, कल से आप लोगों को नहीं आना है। जान नहीं लेंगे, और जब क्लास लेंगे, क्लास का टाइम रहेगा तो हम पहले से मैसेज कर देंगे। ठीक है ना। हाँ तो रास्ते में रहेंगे। ठीक है, कल नहीं लेंगे। देखिए आगे, रेडियस कैसे निकालें। ये न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर ऑर्बिट है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है ना। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूजल यानी अपकेंद्र बल लगता है बाहर की तरफ ना, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, अपकेंद्र बल। ये कितना होता है, mv² अपान r के। ठीक है, mv² अपान r के बराबर होता है। इस बल को जब तक हम संतुलित नहीं करेंगे, उतना ही विपरीत दिशा में जब तक बल आरोपित नहीं करेंगे, तो कोई भी पार्टिकल वृत्तीय पथ पर चल नहीं सकता। तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है वह अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चलता रहता है। तो अंदर की तरफ जो फोर्स रहेगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। और ये कितना होता है, ZE² अपान R²। ठीक है ना, ये होता है। और इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के लिए दोनों फोर्स का आपस में बराबर होना अनिवार्य है ना। तो पहला सेंट्रीफ्यूजल फोर्स या अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ये है ZE² mv² अपान r। जहाँ मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है, बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये है ZE² अपान r²।
ठीक है। जेड न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जेड जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या उस जितने प्रोटॉन उतने आवेश होगा, दोनों बराबर है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और आर दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, हिंदी इनका इधर लिखा है। फॉर सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति के लिए, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के लिए दोनों का आपस में बराबर होना जरूरी है। अपकेंद्र बल, ये बराबर हो जाएगा, यानी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स किसके, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल के। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, mv² अपान r इक्वल टू हो जाएगा ZE² अपान r²। r से r कैंसिल हो गया। ठीक है ना। ऊपर मिटा दें। तो m ये हो जाएगा ZE² अपान r। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं, m से दोनों तरफ गुणा करते हैं। इसको इधर कर दें, लेकिन r तो हमें निकालना ही है, r को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। दोनों तरफ m से गुणा कर देना। ठीक है ना। अब इसको कोई इक्वेशन 3 कर दीजिए। देखिए mvr इक्वल टू होता है NH अपान 2π। नीचे मिटा दें। आगे अगर हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ले, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इक्वल टू होगा NH अपान 2π। r को इधर कर दिया जाए, mv इक्वल टू हो जाएगा NH अपान 2π r के। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें, m² v² इक्वल टू n² h² अपान 4π² r। ठीक है, अब इन दोनों को हम इनको कंपेयर कर लें। देखिए इधर दोनों आपस में अब क्या होंगे, ये बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नोट कर लीजिए इससे समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर। क्या सर आपके स्कूल में कोई बच्चा सुसाइड किया था क्या? आपके स्कूल में कोई बच्चा है? वो बच्चा 10वीं तक हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वो पेपर में शायद आप ही के स्कूल का नाम दिया था। हाँ, तो मैसेज गलत निकल गया ना। तो FIR किसके खिलाफ हुआ फिर? FIR का अच्छा अच्छा, वो लोग कहते हैं कि पेपर में निकला था शायद कि वो, या सोशल मीडिया पे कहीं कि किसी टीचर ने डांट ओढ़ दिया तो उसने, हाँ वो ऐसे निकाल दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, वही हुआ। समीकरण 3 व 4 की तुलना कर लें।
ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन तो क्या होगा, यही यहाँ लिख दें ना। इक्वेशन 3 और 4 की तुलना करेंगे तो ये इधर लिख दें n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, यही होगा। इससे ये कैंसिल हो गया, r को उधर कर दें, मिटा दे नीचे ना, r को उधर कर दें, इनको इधर कर दें, तो r को उधर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर r तो हट गया था, 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर m स्क्वायर को इधर कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर। ठीक है। अब ये इसको समीकरण 5 कर दिया। ये रेडियस हो गया ऑर्बिट का, ये सीजीएस सिस्टम में है। सीजीएस सिस्टम है। एम के सिस्टम में होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला r इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ये एम के एस में। ठीक है ना, एम के एस सिस्टम में नोट कर लीजिए। एक लाइन और लिख लीजिए, फिर यहाँ से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम nवें ऑर्बिट की रेडियस देखें और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आर एन इक्वल टू, इसमें ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, अपनी जगह है। यहाँ पर h और z को छोड़ करके बाकी कांस्टेंट है, तो h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर, इतनी चीज़ें कांस्टेंट हैं, हर जगह सेम होगा। अलग अलग क्या होगा, अलग अलग ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू अलग अलग होगी और एटॉमिक नंबर अलग अलग। ये अलग ऑर्बिट के लिए अलग होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, और ये अलग अलग आइटम के लिए परमाणु क्रमांक अलग। इतने की वैल्यू क्या होता है, 529 एंगस्ट्राम, 0.529 एंगस्ट्राम होता है। आप इनको रख करके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एंगस्ट्राम में। मीटर में आएगा, उसको एंगस्ट्राम में बदलेंगे तो आर एन इक्वल टू 0.529 और एन स्क्वायर अपान जेड। यहाँ तक करके छोड़ लीजिए। अब यहाँ से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।
है।